हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो मिशन बिहार पुलिस रिटेन का सीरीज है, उसका ये 4th क्लास होगा, जिसमें प्राचीन भारत का लास्ट और आखिरी पार्ट 3 को देखेंगे। अगर आप कंप्लीट जीएस का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो लाइन है इसको आप दिमाग में हमेशा रखें, जान लगा दो या जाने दो, यानी आपको पूरे जोर शोर से पढ़ाई करनी है ताकि आप रिटन श्योर क्लियर कर पाएँ। तो चलिए देखेंगे आगे 3rd पार्ट का फर्स्ट जो पॉइंट देखिए, प्राचीन काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, आप देखे होंगे कि कई बार पुस्तक और लेखक, एक तो करंट अफेयर से आएगा और एक स्टैटिक पार्ट से आएगा। तो ये जो सारे के सारे आप लिस्ट देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में इजी होगा। पहला पुस्तक देखिए पंचतंत्र, तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। नीति शास्त्र के कामंदक हो गए। चारुक्ता के भाष्य। राजतरंगिणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके कलहन है। स्वप्न पाश्चात्य के वाश है। काव्य दर्शन के दंडिटन। 10 कुमार चरित्र के ये भी दंडिटन है। मुद्रा राक्षस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके लेखक है विशाखदत्त। अरुभंग, तो यह वास है। हर्षचरित बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते चल रहा हूँ। तो हर्षचरित के 92 लेखक हैं। कामसूत्र के वात्स्यायन और चरक संहिता के चरक हैं। ब्रह्म सिद्धांत देखिएगा तो ये आर्यभट्ट हो जाएंगे। आर्यभट्टियम, तो ये आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत ये भी आर्यभट्ट। तो ये तीनों का आप जो लेखक हैं देख रहे हैं आर्यभट्ट है। अगला देखिए कपूर मंजरी, तो ये राजशेखर की कृति है। न्यायनवतार, तो ये सिद्धसेन हो गया। कादम्बरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके लेखक वानवट। नागनंद, हर्ष, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों के लेखक हर्ष हो गए। किराता जुर्नियम, तो ये भारवी है। रावणवध, तो ये वत्स वटिक। आगे देखिए मृच्छ कटिकम, तो ये शुद्रक है। योगाचार अशंग। चंद्र व्याकरण चंद्रगोपी हो गया। विशुद्धिमग्न, तो ये बुद्ध घोष हुआ। बृहद संहिता, तो ये बराह मिहिर हो गया। पंच सिद्धांतिका, तो ये बराह मिहिर है लेखक, ये दोनों के। अगला देखिए अमरकोश, तो ये इसके लेखक कौन है? अमर सिंह। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और ये सारे के सारे इस वीडियो सीरीज में जो हमारा कलेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। ऋतु संहार और मेघदूत, ठीक है। ऋतु संहार और मेघदूत, ये दोनों के लेखक हो जाएंगे कालिदास। कुमार संभव, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लेखक कालिदास हैं। रघुवंश कालिदास। मलविकिन अग्निमित्रम, तो ये भी कालिदास हैं। और अष्टाध्यायी, तो ये तो बार बार आता है, तो इसके लेखक पाणिनि है, ठीक है। तो हमने देख लिया प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक को। अगला पॉइंट देखिए, नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को प्राचीन काल में पुरापाल, नगर रक्षक या द्रांगिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। अगर आप पहले का पार्ट देखे होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए। सबसे उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? ग्रामपति कहलाता था। विषय के अंतर्गत कई ग्राम, यानी 2, 4, 6 इस तरह से अनेक गांवों को मिला करके विषय का निर्माण होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्राम एवं विषय के मध्य पेट, तो यह ग्राम समूह का अस्तित्व मिलता है। राजा के पास अस्थायी सेना होती थी। सेना के 4 प्रमुख अंग होते थे, कौन कौन? पदातिथि, रथरोही, अश्वरोही और गज सेना, ये 4 अलग अलग अंग थे प्रमुख। अगला देखिए, गुप्त काल में 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक का टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, ठीक है। जो उपज हुई उसका 6 भाग और कहीं कहीं पे 1/4 भाग भी था। अगला देखिए, राजस्व के स्रोत, यानी राजस्व कहाँ कहाँ से आता था। तो देखिए पहला तो भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग वो लोग लेते थे, राजा जो था प्रजा से लेता था। भोग देखिए, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी आदि की भेंट। उद्रंग, तो एक प्रकार का ये भी भूमि कर था। ऊपरी कर, ये भी एक प्रकार का भूमि कर हो गया, यानी टैक्स हो गया। भूतावाद प्रत्यय, तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर जो कर लगता था उसको भूतावाद प्रत्यय कहा जाता था। करों की अदायगी,
हिरण्य यानी नगद, नगद जो टैक्स देते थे उसको हिरण्य कहा जाता था, और अन्य के रूप में जो देते थे उसको में कहा जाता था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि करों से मुक्त होती थी। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख तो यह याज्ञवल्क्य में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कायस्थ का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य में। नारद एवं पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। देखते चलिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लास्ट में लगाएंगे तो पता चलेगा काफ़ी प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ये वीडियो सीरीज, ठीक है। तो हर एक पार्ट को अपने टाइम के हिसाब से जब मौका मिले ध्यान से देखते चलिएगा। अगला पॉइंट देखिए, गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी, यानी उस समय दास प्रथा भी प्रचलन में था। नारद ने 15 प्रकार के तथा मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सती प्रथा का सबसे पहला जो अभिलेखीय प्रमाण है वह एरन अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलती है। क्षेत्र, तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। कलहन कृत, पीछे हमने देखा था बुक और राइटर में कलहन के किसके, कलहन जो है कौन सा बुक लिखे हैं? 2 राजतरंग ने लिखे हैं, तो इसमें जो है टोटल 8 तरंग है। वास्तु यानी वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था, आज भी वास्तु शास्त्र प्रचलन में है। खील, तो जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अप्रहत, बिना जोती गई जंगली भूमि को कहा जाता था। चारागाह, जहाँ पे पशुओं के चारा योग्य भूमि हो। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी ज़्यादा, तो मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों के सिक्कों के 16 ढेर मिले हैं, जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बयाना या भरतपुर क्षेत्र का पुंज है। सोने के सिक्के को गुप्त अभिलेख में क्या कहा जाता था? दिनार। इस समय बंगाल में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, जहां से चीन, श्रीलंका, जावा तथा सुमात्रा आदि देशों में व्यापार हुआ करता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह तो यह भृगुकच्छ यानी भचौड़ था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिमूर्ति के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कई बार कि त्रिमूर्ति के अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव की पूजा आरंभ हुई थी। कौन सा काल में? गुप्त काल में। अब देखिए गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सा है, ठीक है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दशावतार मंदिर, यह देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव कानपुर में है। विष्णु मंदिर, ये जगवा जबलपुर में। पार्वती मंदिर, तो यह नारायण कुठार मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर, खोह नागौद में। शिव मंदिर, ये 2 शिव मंदिर है, खोह और भूमरा, नागौद मध्य प्रदेश में। ये दोनों के दोनों जो है गुप्तकालीन है। अगला देखिए, विष्णु मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। तो विष्णु मंदिर उदयगिरी मध्य प्रदेश में है और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर मध्य प्रदेश में है। तो ये आपने देख लिया गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों को। आगे का पॉइंट देखिए, उदयगिरी के मंदिर को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सेनापति वीरसेन ने बनवाया था, ठीक है। उदयगिरी का जो मंदिर है उसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति वीरसेन। उदयगिरी के गुहा मंदिर में विष्णु के बराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन मानी जाती है। पूरा अजंता नहीं, ठीक है। कौन कौन सा? 16, 17, 19, ये तीनों जो है गुफाएं नंबर वह गुप्त काल की मानी गई है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, और इनकी संख्या 27 है। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ये सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कब हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। अगला पॉइंट देखिए,
छठी शताब्दी में बाण भट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान और चिकित्सक कौन था? तो धन्वंतरी रहता था। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि धन्वंतरी जो है किसके दरबार में रहता था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से संपादन गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में चीनी रेशम को चिनासुक तथा रेशों से निर्मित कपड़ों को दुकुल कहा जाता था। अगला वंश है पुष्य भूति वंश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक एक चीज, देखते चलिए ध्यान से। पुष्य भूति वंश। ठीक है, देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के अम्बाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्य भूति के द्वारा पुष्य भूति वंश की स्थापना की गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा पुष्य भूति ने। ठीक है, यह नया राज्य वंश जो था किस जाति का था? तो वैश्य जाति से संबंधित था। इस वंश के प्रसिद्ध राजा तो नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता था। उसने परम भाटरक, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की थी। हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन को हुन हरिण केसरी कहा गया है। अगला देखिए, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए, राजवर्धन II और हर्षवर्धन, और एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश, देखिए हर एक चीज़ जो लाइन है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, जो जो होगा मैं बताते चलूँगा, और पूरा इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह आपके मन में बैठ जाए, और जैसे ही आप एग्जाम में ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो सही होगा आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। बोरिंग अगर फील हो रहा है तो फ्रेश होकर के, रेस्ट लेकर के, लेकिन पूरा पार्ट को अच्छे से जरूर देखिएगा जब भी देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के शासक देवभूत ने बंगाल के साथ सांक को साथ मिलकर कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन की हत्या कर दी थी और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया था। इस घटना को सुनकर राज्यवर्धन देवगुप्त और शशांक से बदला लेने चल पड़ा। उसे देवगुप्त को पराजित करने में सफलता मिली, परंतु शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी थी। इन्हीं परिस्थितियों में हर्ष थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो थानेश्वर की गद्दी पर लास्ट में कौन बैठा? तो हर्ष ने बैठा। देखिए हर्षवर्धन से जुड़े हुए तथ्य। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कई बार पूछा है। हर्षवर्धन ने प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर बनाई? तो यह जाएगा थानेश्वर, और बाद में उसने अपनी राजधानी कहाँ कर ली थी? तो कन्नौज में कर ली थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है। प्राचीन काल में कन्नौज को कानेकुब्ज तथा महोदया नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन ने शशांक से बदला लिया और अपनी शक्ति का प्रसार उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में किया। हर्षवर्धन का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तथा पूर्व में गंजाम से लेकर के पश्चिम में बल्लभी तक फैला हुआ था। हर्ष ने बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया। अगला पॉइंट, एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है कि बतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को। इससे का पता कहाँ से चलता है? तो हो जाएगा एहोल अभिलेख से। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। ठीक है, तो अंतिम हिंदू सम्राट कौन हुए? तो यह हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था और उसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे हमने देखा था बुक और राइटर में। नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका, ये तीनों के लेखक हैं हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखिए बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी।
हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, कई बार पूछा हुआ है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका हर्षवर्धन होगा। तो वह भ्रमण के लिए भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, ये भी पूछा हुआ है कि यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता था, आंसर हो जाएगा हेनसांग। नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि भी कहा जाता था। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। उसने अपनी यात्रा स्मरण को सी यू की नामक पुस्तक में संकलन किया। ठीक है, तो सी यू की पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा हेनसांग। आगे देखिए, हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुध का उपासक था। इसका दूसरा नाम क्या था, शीलादित्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर्षवर्धन पर हर 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाया जाता था। इसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। इसका छठा अधिवेशन कब हुआ, 635 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके प्रमुख अधिकारियों में सिंहनाद सेनापति था, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो स्कंदगुप्त जो है वह हस्त सेना का प्रधान था, सामंत महाराज नागरिक प्रमुख शासन का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, हर्षचरित्र में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया। ठीक है, पूछेगा कि सभी देवताओं का सम्मिलित अधिकार हर्षवर्धन को किस में कहा गया है, तो हो जाएगा हर्षचरित्र में। उसके लेखक कौन, पीछे हमने देखा था क्या था, बाणभट्ट। ठीक है, सही है। चलिए आगे देखिए, इनसे चीनी नरेश ताई सुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा। प्रत्युत्तर में चीनी नरेश ने लियांग होई किंग नामक अपना दूत भेजा था। हर्षवर्धन का राजवैद्य सुसेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन का राजवैद्य कौन था, सुसेन था। चलिए अब हम आगे देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पहला वंश देखिए, पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। अनुयायी किस धर्म का था, तो वैष्णव धर्म का था। ठीक है, देखिए सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य लिखा था। पल्लव वंश के प्रमुख शासक देखिएगा तो महेंद्र वर्मन प्रथम हुए, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदीम वर्मन द्वितीय। तो ये क्रम नहीं पूछता है, तो सबसे पहले इसको इतना ध्यान नहीं दीजिए, आगे जो जो पॉइंट आएगा उसको देखते चलिएगा। महेंद्र वर्मन एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। तो बुक का नाम याद रखिए, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन हो गए, महेंद्र वर्मन प्रथम हो गए। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने बादामी में चालुक्यों यानी पुलकेशिन द्वितीयों पर अधिकार करने के बाद अपना विजय स्तंभ स्थापित किया तथा बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो कौन कौन सा उपाधि मिला उसको, बतापी कोंडा, किसको हराने के बाद, पुलकेशिन द्वितीयों को हराने के बाद, और विजय स्तंभ की स्थापना तेह नरसिंह वर्मन ने की थी। आगे देखिए, महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन के काल में हुआ। महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्व प्रमुख बंदरगाह था। उसने परम माहेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य विजय के फलस्वरूप श्रीलंका के मानव वर्मन को सहायता यानी पुनः राजगद्दी देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना सिंहल भेजी थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग कांची गया था। देखिए हेनसांग भारत कब आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, और किसके शासनकाल में कांची गया, तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला पॉइंट देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। ये काफ़ी बार फ्रेंड्स पूछा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किस शासन के दौरान हुआ या किस शासक ने करवाया, तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन
नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय कांची के मुक्तेश्वर तथा बैकुंठ मेरुल मंदिर का भी निर्माण करवाया। वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार इसका समकालीन था। पल्लव शासक नंदी वर्मन तृतीय के दरबार में तमिल साहित्यकार एवं महान कवि पोरू देवनार रहता था, जिसने भारत बेनवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। दक्षिण भारत की पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण भारत की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। दक्षिण भारत के पल्लवों के रथ मंदिरों में भीम रथ सबसे बड़ा तथा द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नेक्स्ट देखिए, रथ मंदिरों में भीम रथ या फिर धर्मराज रथ सबसे प्रसिद्ध है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जाता है। इसी रथ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। इन रथों में सप्त पगोडा कहा जाता है। अगला वंश देखिए दक्षिण भारत का, तो है चालुक्य वंश, जिसको वातापी वंश भी कहा गया। तो वातापी या चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह, राजधानी वातापी या बादामी था, और अनुयायी तो यह शैव मत यानी शिव के अनुयायी थे। 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण पथ पर चालुक्यों की जिस शाखा का शासन रहा, उन्हें बादामी या वातापी का चालुक्य कहा जाता है। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, विनयदित्य एवं विजयदित्य हुए। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत यानी वातापी वंश या चालुक्य वंश को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो है पुलकेशिन का एहोल अभिलेख, जो प्रशस्ति के रूप में संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन प्रथम ने अपने शासनकाल में बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों का महान शासक था। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की विशाल सेना को पराजित किया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था, पीछे भी हमने देखा, पुलकेशिन द्वितीय। किस नदी तट पे, आंसर होगा नर्मदा नदी तट पे। इस विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि, कौन सा उपाधि, परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके अलावा उसे क्या क्या कहा जाता है, दक्षिण पथेश्वर, पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज जैसी उपाधियां भी हासिल की थी। इस वंश का अंतिम राजा कौन था, कीर्तिमान द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिमान द्वितीय था। इसी के सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चालुक्य प्रशासन में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। अगला देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, तो ये दंती दुर्ग ने किया। राजधानी कहाँ पर बनाया था, मान्य खेत में बनाया था। प्रमुख शासक देखिएगा राष्ट्रकूट का, तो यह था कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्षा, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय थे। राष्ट्रकूट बादामी यानी वातापी के चालुक्यों के सामंत थे, जिसने अपनी एक अलग वंश स्थापित किया, राष्ट्रकूट वंश। ऐसा माना जाता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैयानी में हिरण गर्भ यानी महादान नामक महायज्ञ कराया, जिसमें प्रतिहार नरेश के द्वारपाल का कार्य किया। जिसमें प्रतिहार जो नरेश थे उन्होंने द्वारपाल का कार्य किया। दंती बर्मन के बाद उसके चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना, जिसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, विजेता होने के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर या फिर गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कई बार ये पूछा गया। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण तो यह हुआ था कृष्ण प्रथम के समय में। यह मंदिर वर्तमान समय में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारावर्ष 780 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। ध्रुव दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया तथा प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव ने अपने सफल अभियानों के बाद अपना राज चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक के रूप में
अंकित करवाया था। उसका राज चिन्ह में क्या क्या था? गंगा और यमुना का प्रतीक। अगला पॉइंट, ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये गोविंद द्वितीय हुआ। इसने चोल, गंग, पांड्य तथा केरल के राजाओं के संगठन को भी पराजित कर दिया था। गोविंद द्वितीय के बाद उसका पुत्र अमोघवर्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमोघवर्ष अगला राष्ट्रकूट शासक हुआ। इसकी धर्म एवं साहित्य में अधिक रुचि थी। अमोघवर्ष ने जैन धर्म को संरक्षण देने के साथ ही अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो कविराज मार्ग ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएगा अमोघवर्ष। आगे देखिए, अमोघवर्ष के राज दरबार में आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्याना आदि रहते थे। अमोघवर्ष देखिए, अमोघवर्ष एक प्रकार से दानी स्वभाव का था। एक अवसर पर उसने अपने बाएं हाथ की उंगली देवी के ऊपर पर चढ़ा दी थी। उसकी तुलना दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है। अगला देखिए, कृष्ण द्वितीय, तो इन्होंने अपने राज्यरोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश परांतक प्रथम को पराजित किया तथा चोल राज्य के उत्तरी भाग को हस्तगत कर लिया। दक्षिण में उसकी सेनाएं रामेश्वरम तक पहुंच गई। वहां उसने एक विजय स्तंभ का तथा एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आपका रामेश्वरम में जो साइड में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया? कृष्ण तृतीय ने करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसुदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम धर्म के प्रचार की अनुमति दी थी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक वह कृष्ण तृतीय था। पल्लवी वंश शासक, ठीक है, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया, पीछे भी हमने देखा था, और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। रिपीट हो गया ये लाइन, पीछे हमने देखा था इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। चालुक्य वंश में विजयादित्य का शासनकाल सबसे लंबे समय तक रहा। उसके उत्तराधिकारी में उसकी उपाधि समस्त भुवन श्रेय की मिली। इसी के समय पटकल में विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला पुलकेशी या विक्रमादित्य II का जो भतीजा था उसने किया था। विक्रमादित्य II की पत्नी लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चालुक्य वंश जो कल्याणी था, पीछे हमने देखा चालुक्य वंश वातापी, तो चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक थे तैलप द्वितीय, और राजधानी था मानिकोट या फिर कल्याणी बोल सकते इसको। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर II, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3 और तैलप 3 हुआ था। आगे देखिए, सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी मानिकखेड़ से हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक बना दिया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ विक्रमादित्य 6। सोमेश्वर प्रथम कोपम तथा कुडल संगम के युद्धों में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम जो था हारने के बाद आत्महत्या कर लिया था। विक्रमादित्य 6 ने राज्यरोहण के समय एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमादित्य 6 की सभा में विक्रमादेव चरित्र के रचयिता
विल्हन तथा मिच्छारा के लेखक कौन है? तो यह विज्ञानेश्वर निवास करते थे। बिल्हन उसके राजकवि थे। ठीक है, तो बिल्हन किसके राजकवि थे? हो जाएगा विक्रमादित्य 6 के। अगला पॉइंट देखिए, सोमेश्वर तृतीय को विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि था। वह स्वयं बड़ा विद्वान था, जिसने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। एहोल को मंदिरों का नगर, इंपॉर्टेंट है, टाउन ऑफ टेम्पल, किसको कहा जाता था? एहोल को। चालुक्य वंश का पारिवारिक चिन्ह तो है बराह था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैल तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। अगला देखिए, चालुक्य वंश बेंगी। ठीक है, प्रतापी हमने देखा, अभी ये जो बेंगी है। तो इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। राजधानी आंध्र प्रदेश। प्रमुख शासक इसके जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय हुआ था। तो ये प्रमुख शासक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको संस्थापक और राजधानी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था विजयादित्य तृतीय। ठीक है, जिसका सेनापति कौन था? पांडुरंग था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द काली मिर्च के लिए उपयोग किया जाता था। आप भी देखेंगे आज भी तो आंध्र प्रदेश में मिर्ची की खेती काफ़ी होती है। नेक्स्ट देखिए, चोल साम्राज्य, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। राजधानी तंजौर या तंजौर थी। और किसके अनुयायी थे? फॉलोअर किसके थे? शैव धर्म के फॉलोअर थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने तंजौर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र राज्य की स्थापना परांतक प्रथम ने की थी। आदित्य प्रथम ने ही रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इंपॉर्टेंट है, रक्त और लौह की नीति किसने पालन किया था? तो ये होगा आदित्य प्रथम ने पालन किया। और इसका पालन कर मदुरा के पांड्य राजा को हराया था। मदुरै कोंड की उपाधि हासिल की थी। ठीक है, तो मदुरै कोंड की उपाधि किसको मिला था? आदित्य प्रथम को मिला था। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक, देखिए अगर संस्थापक पूछता है तो विजयालय, लेकिन अगर रियल फाउंडर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो वह आंसर होगा परांतक प्रथम। अगला पॉइंट, 915 ईस्वी में परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर दिया था। चोल शासकों में राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को कांडलूर में परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में कांडलूर सालैकल मरुद की उपाधि धारण की। इसके बाद उसने चालुक्य, मदुरा, पांड्य तथा दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं को भी पराजित कर दिया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसे परास्त किया तथा श्रीलंका में पोलन रुआ को अपनी नई राजधानी बनाया था, जिसका नाम रखा गया जलनाथ मंडलम। अगला पॉइंट है, राजराज प्रथम ने लक्षद्वीप एवं मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी। राजराज प्रथम ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर अधिकार के बाद अरब सागर में स्थित सदी मंतिव्य नामक द्वीप पर अधिकार स्थापित तथा मालय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा पर भी आक्रमण कर अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। कई बार ये पूछा हुआ है, महिपाल को किसने पराजित किया था? तो होगा राजेंद्र प्रथम। तो इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गैंगकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत में वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विशाल विद्यालय की स्थापना करवाई तथा पंडित चोल मुंडी गुंड चोल की उपाधि धारण की। चोल नरेश राजाधिराज ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। चोल नरेश वीर राजेंद्र ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को परास्त कर
तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना की तथा राज केसरी की उपाधि धारण की थी। तो अलग अलग युद्धों को जीतने के बाद अलग अलग खुद को उपाधि दिया करते थे पहले के राजा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है ये, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। चोल नरेश कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन वंश? चोल और चालुक्य वंश। नेक्स्ट देखिए, कुलोत्तुंग के शासनकाल में श्रीलंका के शासक विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार बीरे पोरुमाल से कर दिया था। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 720 व्यापारी चीन भेजे गए थे। कुलोत्तुंग ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया तथा व्यापार में बाधक चुंगियों तटकरों को समाप्त कर सुगम वृद्ध चोल की उपाधि धारण कर ली थी। चोल शासक विक्रम चोल ने चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर, इंपॉर्टेंट लाइन, चिदम्बरम स्थित जो नटराज मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? विक्रम चोल ने। तथा श्रीरंगम के रंगनाथ मंदिर को भी सजाया संवारा था उसने। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, चोल वंश का अंतिम शासक। ठीक है, चोल वंश का अंतिम राजा तो यह था राजेंद्र तृतीय। चोल काल में उपराजा के पद पर सदा राजकुमारी नियुक्त हुआ करती थी। चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोल प्रशासन 2 श्रेणियों में विभाजित था। इसमें ऊपरी श्रेणी को पेरुंद्रम तथा निम्न श्रेणी को सिरुद्रम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राजा के अंगरक्षक को बैंडेकार कहा जाता था तथा मंत्रियों को उडन कुट्टम। ठीक है, उडन कुट्टम राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था, यानी नोट डाउन किया करता था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था और हर एक प्रांत को मंडलम कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए मंडलम बड़ा होता था, उसके बाद वलनाडु, उसके बाद कुर्रम या कोटम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाडु की स्थापना सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगर टट्टार या नगरम कहते थे। गांव के कारोबार की देखभाल हेतु एक कार्यकारिणी समिति होती थी जिसे वरीयम कहा जाता था। वरीयम की सदस्यता ग्रहण करते हुए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित थी। तो 35 से 70 वर्ष की आयु वाला हो, वह 1.5 एकड़ का स्वामी हो, अपने स्वयं के मकान में रहता था और वेद मंत्रों को ज्ञाता हो। वरीयम के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। सदस्यों का चुनाव लॉटरी के द्वारा किया जाता था। अगला पॉइंट है, वरीयम के 30 सदस्यों में 12 वरिष्ठ विद्वान सदस्यों को वार्षिक समिति के लिए, 12 सदस्यों को उद्यान समिति तथा 6 सदस्यों को थेरीवरियम के लिए चुना जाता था। चोलकालीन राजस्व का प्रमुख। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अग्रहार गांव वे थे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे, जिनकी अधिकांश जनसंख्या न केवल ब्राह्मण थी बल्कि ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, यानी ब्राह्मण बहुल्य जो गांव होता था उसको अग्रहार गांव कहते थे। ब्रह्मदेव गांव वे गांव थे जो ब्राह्मणों को दान में प्राप्त थे लेकिन उनके द्वारा बसाए नहीं गए थे। तो जो प्राप्त है वो बसाया गया वो हो गया अग्रहार, जो सिर्फ प्राप्त है बल्कि बसाया गया नहीं है तो हो गया ब्रह्मदेव। देवदेव गांव वे गांव जो मंदिर या देवताओं के प्रति समर्पित हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चोलकालीन सभ्यता कला में ईंटों की जगह पत्थर का प्रयोग किया जाता था। द्रविड़ शैली में बने मंदिरों की विशेषता गर्भगृहों के ऊपर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, खास करके कई बार ये पूछा गया है स्टेट लेवल पीसीएस में। ठीक है, तो बिहार पुलिस में भी पूछ सकता है और अगर आप एसआई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो द्रविड़ शैली में बने मंदिरों की विशेषता क्या क्या है? गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण। जो दक्षिण भारत में आप मंदिर देखते होंगे एक तल्ला के ऊपर ये इस तरह के काफ़ी सारे मंदिर बने, तो ये उसकी विशेषता थी द्रविड़ शैली के मंदिरों का। वर्गाकार ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कला पूर्ण स्तंभ आदि चोलकालीन मंदिरों की विशेषता थी। अगला पॉइंट देखिए, द्रविड़ शैली में बने चोलकालीन मंदिरों की विशेषता थी विमान। चोलों की मूर्ति की उच्च कोटि भी थी।
इस समय कांसे की नटराज की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनी है। चोलकालीन समय में सिक्के को क्या कहा जाता था? कासू। चोल काल में सैन्य टुकड़ी को नायक तथा सेना अध्यक्ष या प्रधान सेनापति को महादंडनायक कहा जाता था। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य टोट वरियम देखता था। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, चोल काल में दास प्रथा और विधवा विवाह का भी प्रचलन था। चोल काल में संस्कृत भाषा के साथ ही तमिल, तेलुगु और कन्नड़ का भी विकास हुआ। कंबन का समय तमिल भाषा का स्वर्ण काल माना गया है। ठीक है, तमिल भाषा का स्वर्ण काल क्या है? कंबन का समय। चोल राजाओं ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चुनने हेतु प्रथा प्रारंभ की तथा अपने जीवन काल में उसे शासन में भाग लेने का मौका मिला। पंप, पून, रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। ठीक है, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कौन कौन? पंप, पून और रन है। तिल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल को तमिल भाषा की बाइबल माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तमिल भाषा की बाइबल कौन है? तिरुकुरल किसके ने लिखी है? तिरुवल्लुवर ने लिखा है इसको। अगला पॉइंट देखिए, चोल काल में शिव की दक्षिणी मूर्ति प्रतिमा उनके शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला वंश है होयसल वंश। तो इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। राजधानी द्वार समुद्र जो कि आधुनिक हेलवीड है। होयसल यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक थे वीर वल्लभ द्वितीय था। संस्थापक देख लीजिए विष्णुवर्धन और अंतिम शासक वीर वल्लभ तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था। अगला वंश देखिए काकतीय वंश। तो इसका संस्थापक बीटा प्रथम था। राजधानी वरंगल, आज भी वरंगल कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में है। तो काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम ने नालगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। गणपति की बेटी रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण कर 35 वर्ष तक राज किया। काकतीय वंश का अंतिम शासक तो यह प्रताप रुद्र था। अगला वंश देखिए यादव वंश। इसके संस्थापक विल्लभ पंचम और राजधानी देवगिरी था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यानी यादव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है सिंहन हुआ। और इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पित कर दिया था। अगला देखिए सीमावर्ती राज्य वंशों का उदय। देखिए पाल वंश, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक कई बार पूछा हुआ है, तो ये गोपाल था। पाल वंश की राजधानी यह मुंगेर थी। अनुयायी यानी पाल वंश के लोग या राजा किस धर्म के फॉलोअर थे? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। देखिए पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नेपाल आदि। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। ठीक है, इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। राजधानी कहाँ? मुंगेर को बनाया। अगला देखिए, गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था धर्मपाल। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाला धर्मपाल जो है पाल वंश का पहला शासक था। गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया। धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय तथा सोमपुर में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना तो यह धर्मपाल ने की थी। इसके साथ साथ सोमपुर में बौद्ध विहार का भी स्थापना इसने ही किया था। अगला पॉइंट देखिए, धर्मपाल के दरबार में बौद्ध विद्वान हरिभद्र निवास करता था। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उससे लेखों में परम सौगात परमेश्वर, परम भटकारक एवं महाराजाधिराज कहा गया है। खलीपुर लेख में धर्मपाल को सभी संप्रदायों विशेषतः ब्राह्मणों का आदर करने वाला कहा गया है।
धर्मपाल के बाद देवपाल उसका उत्तराधिकारी हुआ। देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नारायण पाल की भी सैनिक जीवन की अपेक्षा साधु जीवन व्यतीत करने में अधिक रुचि थी। उसने शिव के सम्मान में 1000 नदियों का निर्माण करवाया था। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करके अपनी योग्यता प्रमाणित की। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक, ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, पीछे हमने देखा था पाल वंश का संस्थापक तो गोपाल था, ठीक है, और द्वितीय संस्थापक कौन होगा, महिपाल हो जाएगा। अगला देखिए, तारानाथ ने संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। हिंदू काव्य में दाय भाग के जन्मदाता जीमूतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। पाल राजाओं का शासन काल प्राचीन भारतीय इतिहास में उन राजवंशों में से एक है जिसने सबसे लंबा समय तक, तो लगभग जो है 4 वर्षों तक पाल वंश के राजाओं ने शासन किया। पाल राजाओं द्वारा सबसे बड़े हाथी में संख्या में जो है हाथी रखे जाते थे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1203 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। इसमें विदेशों से विशेषतः तिब्बती विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। अगला वंश है सेन वंश, ठीक है, तो सेन वंश के संस्थापक हो जाएंगे सामंत सेन। राजधानी थी नदिया, लखनौती जो नाम है उसका। प्रमुख शासक इसका देखिए विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन शासक स्वयं को क्षत्रिय, ब्रह्म क्षत्रिय एवं क्षत्रिय कहते थे और स्वयं को दक्षिणा पंथ के राजाओं का वंशज मानते थे। विजय सेन ने विजयपुरी तथा विक्रमपुर की स्थापना की थी। विजय सेन की मृत्यु के बाद बल्लाल सेन बंगाल का शासक बना। इसे बंगाल में जाति प्रथा या कुलीन जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि जाति प्रथा या कुलीन प्रथा को बंगाल में संगठित करने का श्रेय किसको जाता है, तो आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन को। इस तरह अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछेगा, डाटा वही रहेगा, सेम फैक्ट्स रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, बल्लाल सेन स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षण था। उसने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की, जिसे पूरा नहीं कर सका, मर गया था वो। बल्लाल सेन ने गौडेश्वर तथा निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। सेन शासक लक्ष्मण सेन ने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती की स्थापना की थी। 1202 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उस पर अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मण सेन स्वयं को विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसने अपने पिता बल्लभ सेन, देखिए जो बल्लभ सेन की पुस्तक थी अद्भुत सागर, उसको पूरा किया था, ठीक है। बल्लभ जो था बल्लभ सेन, वह पूरा नहीं कर पाया था किसी वजह से, तो उसको लक्ष्मण सेन ने उसे पूरा किया। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे, श्रीधर दास। गीत गोविंद के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव के द्वारा, तो जयदेव भी जो थे लक्ष्मण सेन के ही दरबारी कवि थे, काफ़ी बार पूछा गया ये, ठीक है। पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्त्र के रचयिता हल्लायुद्ध, ये तो सभी के सभी लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे। हल्लायुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। लेखों में उसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट प्रश्न, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कृष्ट कर पाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा राजवंश जो है अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, तो हो जाएगा सेन राजवंश। अगला देखिए, हिंदू शाही वंश, ठीक है, कौन सा वंश, हिंदू शाही वंश। तो काबुल नदी घाटी तथा गंधार प्रदेश में तुर्की शाही वंश के शासक लगर्तुमान को
उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटाकर 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना की। और इसकी राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही वंश की जो स्थापना थी वह उद्भानपुर थी। इस वंश का जयपाल महत्वपूर्ण शासक था। 986 से 87 ईस्वी में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, किंतु उसे पराजित होकर अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। 998 ईस्वी में सुबुक्तगिन का पुत्र महमूद गजनवी गजनी का शासक था। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल को हराकर उसका अपमान किया और उसके राज्य को लूट लिया था। जयपाल अपमान सह न सका और आग में खुद करके उसने आत्महत्या कर ली थी। महमूद गजनवी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी 2 बार पराजित किया। पराजय का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक एकता का अभाव था। उत्तर पश्चिमी भाग में वह भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिंदू राज था। यह राज मुस्लिम आक्रमण का सबसे पहला शिकार हुआ था। अगला देखिए, कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर के हिंदू राज का इतिहास कल्हण रचित राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है। कश्मीर का जो इतिहास है वो हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है? राजतरंगिणी से। उसके लेखक कौन है? कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जय सिंह के शासनकाल में पूरी की। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। कश्मीर में मौर्य सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। कश्मीर का मुख्यतः 3 वंश करकोट, उत्पल एवं लोहार वंश ने शासक किया। अगला देखिए, काकोट वंश। तो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में काकोट वंश की स्थापना की थी। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड़ सर्वाधिक शक्तिशाली था। उसने चीनी शासक के दरबार में एक दूत मंडल को भेजा था। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया तथा सूर्य का प्रसिद्ध मातृंड मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा वंश देखिए, कश्मीर पर शासन करने वाला हुआ था उत्पल वंश। इसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन ने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें अवंती नहर जो है प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ। क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता व्यवहारिक रूप से 50 वर्षों तक रानी दिद्दा के हाथ में रही। रानी दिद्दा की गणना कश्मीर एवं भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है। उसका नाम सिक्कों पर भी अभिलिखित किया गया था। तीसरा वंश था लोहार वंश। तो लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था, जो रानी विदा की भतीजा था। संग्राम राज के अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी को से लड़ने के लिए भेजा था। लोहार वंश के शासकों में हर्ष का नाम उल्लेखनीय है कि वहाँ स्वयं विद्वान, कवि एवं भाषाओं तथा विधाओं का ज्ञाता था। कल्हण उसका दरबारी कवि था। कश्मीर देखिए, हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। हर्ष अपनी सुख सुविधा तथा विलासिता पर उसके द्वारा बेतहाशा व्यय किए जाने से राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिसे दूर करने के लिए उसने प्रजा पर भारी कारारोपण का बलपूर्वक वसूल करवाया। यानी काफ़ी हैवी मात्रा में उसने कर लेना शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट, जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक। ठीक है, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह था। उसने यवनों को पराजित किया। राजतरंगिणी का विवरण जय सिंह के शासन के समय ही समाप्त हो जाता है। 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। नेक्स्ट देखिए, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो पहला पॉइंट, हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु के बाद उत्तर भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। इसी समय पश्चिमी भारत में शासन करने वाले छोटे छोटे राजवंशों को राजपूत राजवंश कहा गया तथा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्रों को राजस्थान के नाम से जाना गया। इतिहासकार V.S. स्मिथ राजपूतों को प्राचीन आदिम जातियों गोंड, खरवार आदि का वंशज मानते हैं।
गौरी शंकर ओझा, वेद व्यास और सी.वी. वैद आदि राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से उत्पत्ति मानते हैं। अग्निकुल का सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज रासो जो बुक है उसकी रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। तो उसमें यह अग्निकुल का सिद्धांत जो है उससे राजपूतों का उत्पत्ति माना गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए एक यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान जैसी वीर निडर राजपूत जातियों का उत्पत्ति हुआ। नेक्स्ट वंश देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है, लेकिन इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इसने पश्चिमी भारत की अरब आक्रमणकारियों से रक्षा की थी। अगला पॉइंट, नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी वत्सराज ने बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय जो है गद्दी पर बैठा। वत्सराज के बाद उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, तो प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनी थी? कन्नौज। किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था। इसकी महानता का वर्णन राजतरंगिनी तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरणों में मिलती है। अगला पॉइंट है, मिहिर भोज ने अदीब राह और प्रवास जैसी उपाधियों के साथ चांदी के द्रम सिक्कों का प्रचलन। नेक्स्ट पॉइंट है, मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम ने शासन किया। लेखों में उसे परम बटराक, महाराजाधिराज और परमेश्वर कहा। मिहिर भोज की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे जो उनके राजगुरु थे। उन्होंने कर्पूर मंजारी, काव्य मीमांसा, विद शालभंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवनेश कोश तथा हरविलास जैसी प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। तो इन सारे ग्रंथों की रचनाकार कौन थे? राजशेखर थे। प्रतिहार शासक महिपाल के शासनकाल के बाद बगदाद निवासी अलम सूदी ने गुजरात की यात्रा की थी। 1018 से 19 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक रायपाल और त्रिलोचन पाल क्रमशः को महमूद गजनवी ने पराजित किया। इसके बाद प्रतिहारों का अंत हो गया था। प्रतिहार का अंतिम शासक प्रतिहार वंश का कौन था? तो यह यशपाल था। इंपॉर्टेंट है। अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, यानी रक्षा की थी अरब के आक्रमणकारियों से। अगला देखिए, मालवा के परमार। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज, जिसका एक और नाम कृष्ण राज भी था। मालवा के परमार संभवतः प्रतिहारों के अधीनस्थ सामंत थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी जो बाद में धारा स्थानांतरित हो गई। वास्तव में मालवा के परमारों की शक्ति का उत्कर्ष बागपति मुंज के समय प्रारंभ हुआ। उसने त्रिपुरी के कलचूरिया चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को पराजित किया था। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया, जिसमें धारा में निर्मित मुंज सागर झील उसकी स्मृति से में आज तक परीक्षित है। ठीक है, और पूछ दे मुंज सागर झील की निर्माण, तो यह मुंज ने ही करवाया था, जो कि मालवा का परिवार था। अगला पॉइंट देखिए, भोज इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसकी गणना भारत के महानतम विद्वान नरेशों में की जाती है। भोज ने कल्याणी के चालुक्यों व अनहिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, परंतु चंदेल विद्याधर के हाथों से पराजित हो गया। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से प्रख्यात था। उसने चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर, आयुर्वेद, सर्वस्व एवं स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगन सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
अगला देखिए, भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और भोजशाला के रूप में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना की। उसने अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया तथा एक बहुत बड़े भोज सर नामक तालाब को निर्मित करवाया था। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को बहुत दुख हुआ। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित है कि अधधर निर्धारा निरालंबा सरस्वती, यानी विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका निर्माण भोज ने ही करवाया था। अबुल फजल के आईने अकबरी, काफ़ी बार पूछता है आईने अकबरी के लेखक, तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल। तो उसमें उल्लेख मिलता है कि भोज के दरबार में 500 विद्वान थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया था। लास्ट पॉइंट देखिए, भोज का भजदेव का ग्वालियर अभिलेख में सर्वप्रथम शून्य का प्रमाण, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शून्य का जो प्रमाण है कहाँ मिलता है? भजदेव का ग्वालियर अभिलेख में। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के चालुक्यों के बारे में। तो गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित्र एवं वर्ण रत्नाकर आदि में परंपरागत 36 राजपूत कुलों की सूची मिलती है। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? मूलराज प्रथम। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिहालवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इस धर्म के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भीम प्रथम। तो इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो था वह भीम प्रथम था। इसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ का शिव मंदिर 1026 ईस्वी में लूटा। यहाँ से दो प्रश्न, सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था महमूद गजनवी ने? 1026 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था? तो हो जाएगा भीम प्रथम, ठीक है। अगला देखिए, भीम प्रथम ने गजनवी द्वारा विनिष्ट सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, परंतु एक अन्य परंपरा के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुमारपाल ने करवाया था। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, देखिए दिलवाड़ा का मंदिर क्या है? तो जैन मंदिर है, उसका भी जो निर्माण है वह बीमल ने करवाया था, जो कि भीम प्रथम के सामंत था। जय सिंह सिद्धराज की उपाधि धारक करके शासक बना। सिद्धराज प्रकर्मी तथा वीर होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र जो है जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे। नेक्स्ट देखिए, माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है, पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का स्थापना किया था। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं ध्रुट कीड़ा का पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के शासनकाल में शैवों एवं जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध हुआ, जिसमें जैन भिक्षुओं की हत्याएं कर दी गई थी। अजयपाल की मृत्यु के बाद मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को परास्त किया। भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को परास्त करने वाला प्रथम भारतीय नरेश था। देखिए मोहम्मद गौरी को किसने परास्त किया था? तो हो जाएगा भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था। उसने चालुक्य शक्ति एवं प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की थी। मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण, इंपॉर्टेंट देखिए, मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण टू गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से युद्ध किया, परंतु परास्त हो गया था, हार गया था। नेक्स्ट वंश देखिए, चौहान या फिर चहमान वंश। तो चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी जो कि अजमेर के निकट है के चौहान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है।
इस वंश के इतिहास की प्रारंभिक जानकारी सोमेश्वर के बिजौलिया अभिलेख से मिलती है। इस वंश के शासक कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिद्धराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय हुआ। हर्ष के उल्लेख में कहा गया है कि उसने अपने राजवंश की लक्ष्मी का उद्धार किया। उसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था तथा भृगु कच्छ में आशापुरी देवी की मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला है, पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अर्जय राज शासक बना। वह एक महान निर्माता था। उसने अजमेर नगर की स्थापना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। अगला देखिए, बिसल देव विजेता होने के साथ साथ एक यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर भी उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला है, विशल देव के दरबार में सोमदेव, इंपॉर्टेंट देखिए, सोमदेव किसके दरबार में रहते थे? विशल देव के दरबार में, जिसने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। कथाओं में उसे राय पिथौरा कहा गया है। पृथ्वीराज द्वितीय या फिर पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड के चंदेल शासक परम मर्दिदेव को 1182 ईस्वी में एक रात्रि अभियान में पराजित किया। इसमें परम मर्दिदेव या दक्षिणाधिपति के आल्हा उदल नामक लोकप्रिय सेनानायकों में भयंकर युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार ये पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में तराई का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है पराजित हो गया था। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच फिर से 1192 ईस्वी में तराई का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए, उससे बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी। तराई के द्वितीय युद्ध में भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। इसके बाद ही भारत में जो है तुर्की राज स्थापित हो गया था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज द्वितीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। उसके दरबार में अन्य थे जयानायक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप नामक विद्वान रहे हैं। अगला वंश देखिए, गढ़वाल या राठौर वंश। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कन्नौज थी तथा गढ़वालों की द्वितीय राजधानी जो है वह काशी यानी बनारस थी। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने युद्ध और कूटनीति दोनों के द्वारा गढ़वाल वंश के राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। नेक्स्ट देखिए, गोविंद चंद्र प्राक्रमिक शासक होने के साथ साथ विद्वान एवं विद्वानों का संरक्षण भी था। इसे इसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मी घर ने कृत कल्पतरु नामक संस्कृत भाषा के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की रोचक जानकारी मिलती है। जयचंद इस वंश का अंतिम प्राक्रमिक शासक था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। जयचंद की पुत्री संयोजिता और चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान से उसका प्रेम प्रसंग और अपहरण विवाद का विषय है, यानी अभी क्लियर नहीं है। कुछ लोग का अलग अलग, जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग विचार मानना है उस टॉपिक पे, ठीक है। आगे देखिए, जयचंद और तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच 1194 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध हुआ। काफ़ी बार पूछा गया चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में जयचंद जो है पराजित हुआ और युद्ध में ही मारा गया था। इसी तरह कन्नौज की स्वतंत्रता का अंत हो गया। पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में जयचंद को लक्ष्मण सेन के द्वारा भी पराजित होना पड़ा था। जयचंद ने संस्कृत के विद्वान श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया, जिसने नौसद चरित्र एवं खंडन खाग की रचना की थी। अगला वंश देखिए, चंदेल वंश।
तो चंदेल जो प्रतिहारों के सामंत थे का प्रथम शासक नन्हुक था। नन्हुक के पौत्र जय सिंह अथवा जेजा के नाम पर ही इस प्रदेश को जेजा भुक्ति भी कहा गया। चंदेल शासक यशोवर्मन ने कलिंजर एवं चेदी राज्यों को जीता। इसके द्वारा खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर या फिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। खजुराहो का जो चतुर्भुज मंदिर या फिर विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो यशोवर्मन ने किया था। यशोवर्मन का पुत्र धंग प्रकर्मी शासक था। इसे चंदेलों की स्वतंत्रता का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। मऊ अभिलेख से ज्ञात होता है कि धंग ने कनौज के राजा और समस्त राजकुमारों को पराजित किया था। धंग एक महान निर्माता भी था जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें जिननाथ, विश्वनाथ और बैजनाथ मंदिर उल्लेखनीय है। धंग के बाद उसके पुत्र गंड ने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी का सामना करने के लिए जयपाल के पुत्र आनंद पाल द्वारा बनाए गए संघ में भाग लिया। विद्याधर चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को 1019 ईस्वी में मार दिया क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के स्थान पर भाग खड़ा हुआ था, इसलिए उसको मार दिया गया। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गंगेय देव को पराजित कर उसे अपने अधीन किया। उसका शासनकाल चंदेल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंदेल का अंतिम शक्तिशाली शासक परमल था जिसे 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय ने पराजित किया। 1202 ईस्वी में परमवर्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री जयदेव ने उसकी हत्या कर दी थी। खजुराहो चंदेलों की अस्थायी राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, चंदेलों का जो परमानेंट कैपिटल था क्या था? खजुराहो था। नेक्स्ट देखिए कुछ अदर्स फैक्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री व सेनापति चामुंडा राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इंपॉर्टेंट लाइन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर का जो विशाल मूर्ति है वह किसने बनवाया था? गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंडा राय ने। अगला पॉइंट देखिए, वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ किया। द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा तथा भीम रथ मंदिर सबसे बड़ा है। पीछे भी हमने देखा था, ठीक है। द्रौपदी रथ मंदिर जो है सबसे छोटा और भीम रथ मंदिर सबसे बड़ा है। पुंड्रवर्धन भुक्ति राज्य उत्तरी बंगाल में स्थित है। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों की स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे गए जाने के बाद किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चीता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के 5 पुत्रों में से एक हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। देखिए यहाँ पे सॉरी हमने गलत पढ़ लिया, शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। उस समय विजयनगर की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। हरिहर और बुक्का आरंभ में तेलंगाना राजा रुद्र प्रताप देव तृतीय के यहाँ नौकर थे। विजयनगर के संस्थापकों को प्रसिद्ध विद्वान तथा संत माधव विद्यारण्य तथा उनके विख्यात अनुज वेदों के टीकाकार सायणाचार्य से प्रेरणा और सहायता मिली थी। विजयनगर की राजधानी तया आंगेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। विजयनगर का वर्तमान नाम जो है क्या है? हम्पी है। नेक्स्ट देखिए, संगम वंश। तो संगम वंश का नाम विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा था। हरिहर प्रथम विजयनगर का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी अन्नेगोंडी बनाई, बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम बना। यह 1336 ईस्वी से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन कर रहा था।
बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन को एक दूत मंडल भेजा था। आगे पॉइंट देखिए संगमत से जुड़ा हुआ। तो हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने कनरा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, चिंगलपट आदि प्रदेशों पर अपना आधिपत्य कायम किया था। हरिहर द्वितीय के शासनकाल में उसके पुत्र बुक्का द्वितीय ने कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब को, जो विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी सल्तनत के बीच संघर्ष की जड़ था, हस्तगत करने का प्रयास किया। देवराय प्रथम के काल में भी बहमनी राज्य में कई युद्ध हुए, परंतु हार का सामना करना पड़ा था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाई और नहरें निकलवाई थी। इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी पर बांध और नहरों का निर्माण देवराय प्रथम ने किया था। आगे देखिए, देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय प्रथम के दरबार में हरविलासम तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ रहा करते थे। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती करना शुरू किया था। वीर विजय के बाद देवराय द्वितीय ने शासन व्यवस्था का पुनः संगठन किया और सेना को ठोस नींव पर खड़ा किया। यह वंश का महान शासक था, यानी वीर विजय जो है महान शासक था। देवराय द्वितीय ने प्रजा में इमांडी देवराय और प्रौढ़ देवराय या महान देवराय कहकर पुकारा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देवराय द्वितीय के अभिलेखों में गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी की उपाधि का भी उल्लेख मिलता है। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में बड़ी मात्रा में मुसलमानों की भर्ती करना शुरू कर दी थी। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान ईरान के अब्बुर रजाक ने विजयनगर का भ्रमण किया। इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, अब्बुर रजाक किसके शासनकाल में आया था भारत? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। संगम वंश का अंतिम शासक तो विरूपाक्ष द्वितीय को उसके सामंत नरसिंह के पदच्युत करके 1466 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। अगला वंश देखिए, सालुव वंश। तो नरसिंह सालुव ने नए राजवंश की नींव डाली थी, जो द्वितीय राजवंश शलुव वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरसिंह ने बहमनी सुल्तानों तथा उड़ीसा के राजा के विरुद्ध युद्ध किया और खोए हुए अनेक प्रांतों को पुनः विजित किया था। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को सलुव नरसिंह ने अधिक से अधिक घोड़े आयात करने का प्रलोभन व प्रोत्साहन दिया था। नरसिंह के बाद उसके दो पुत्र गद्दी पर बैठे, किंतु वे अत्यंत अयोग्य सिद्ध हुए। इनके शासनकाल में राजशक्ति साम्राज्य के सेनापति नरसा नायक के हाथों में रही। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुव नरेश इमांडे नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तृतीय या तुलु राजवंश की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे तुलु राजवंश को। ठीक है, देखिए, वीर नरसिंह के नए राजवंश की नींव डाली, जो तुलु वंश से प्रसिद्ध हुआ। वीर नरसिंह के बाद उनका छोटा भाई कृष्ण देव राय, ये इंपॉर्टेंट है, यह गद्दी पर बैठा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय को विजयनगर का महानतम शासक कहा। इंपॉर्टेंट लाइन पूछ सकता है प्रश्न में कि किसके अनुसार कृष्ण देव राय जो है विजयनगर के महानतम शासक थे, तो होगा बाबर। कृष्णदेव राय ने अनेक सफल युद्ध किए। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के राजा गणपति प्रताप रुद्र को पराजित कर दिया था। 1514 ईस्वी में उसने उदयगिरी का किला हस्तगत कर लिया। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने के बाद कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर आक्रमण किया और 1520 ईस्वी में उसे हरा दिया। हिंद महासागर में स्थित द्वीप भी उसका प्रभुत्व स्वीकार करते थे। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क, इंपॉर्टेंट देखिए, अब यहाँ से मॉडर्न का कुछ पार्ट आने लगेगा। ठीक है, अल्बुकर्क, कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क के साथ मित्रता संबंध कायम किया और भटकल में उसे किला बनाने की अनुमति दे दी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु ग्रंथ आयुक्त मल्यद की रचना की थी। इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, आयुक्त मल्यद की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। यह एक तेलुगु ग्रंथ है। कृष्णदेव के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार में 8 महान विद्वान एवं कवि
रहते थे, जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने महान विद्या प्रेमी होने के कारण आंध्र भोज, अभिमन भोज जैसी उपाधियां धारण की। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना राजकवि था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के राजा, गोलकुंडा कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। तो वहाँ के राजा कुली कुतुब शाह, जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी, को युद्ध में पराजित कर दिया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो प्यास आया था। इंपॉर्टेंट है, डोमिंगो प्यास किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट नगलापुर नगर की रचना की थी। नेक्स्ट देखिए, उसने हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था, जिसके तहत 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर से। कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म में आस्था रखते थे। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत राय हुआ, जिसने 1529 से लेकर के 1542 तक शासन किया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की। अच्युत ने महामंडलेश्वर नामक नया अधिकारी नियुक्त किया था। अच्युत राय की मृत्यु के बाद उसका भतीजा सदाशिव सिंहासन पर बैठा, किंतु राज्य की वास्तविक शक्ति उसके प्रसिद्ध मंत्री राम राय के हाथों में रही। देखिए, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया और 30 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में उसे परास्त किया। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? यह 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता का कारण बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। राम राय ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु वह पकड़ा गया और अहमदनगर के सुल्तान ने स्वयं अपने हाथों से उसका वध कर दिया। नेक्स्ट देखिए, तालीकोटा का युद्ध पीछे हमने देखा 1565 ईस्वी में, एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो वह 23 जनवरी को हुआ था। किस समय? विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। अगला देखिए, आरावीडु वंश। तो राम राय के भाई तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव को अपदस्थ करके आरावीडु वंश की नींव डाली थी। तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन था? यह रंग द्वितीय हुआ। रंग द्वितीय के बाद उसका भाई वेंकट द्वितीय सिंहासन पर बैठा था। वेंकट द्वितीय की चित्रकला में बड़ी रुचि थी, उसे यूरोपीय चित्र बहुत पसंद थे। इसने 2 जेसुइट चित्रकार अपनी सेवा में रखे थे। मैसूर राज्य की स्थापना, इंपॉर्टेंट लाइन, मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में किसने किया था? वाडियार ने किया था। इस वंश का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था वह रंग द्वितीय था। नेक्स्ट देखिए, श्रीरंगपट्टम, पेदनूरा, मदुरा, तंजौर आदि अधीनस्थ नायक ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। फलतः विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, तो स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और वे साम्राज्य के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भाग लिया करती थी। बाल विवाह समाज में सामान्य रीति के रूप में प्रचलित था। समाज में दहेज प्रथा उग्र रूप से प्रचलित थी। सती प्रथा विजयनगर में बहुत ही प्रचलित था तथा ब्राह्मण स्वच्छंदता से इसके लिए अनुमति देते थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, आज भी है, तथा दास प्रथा का भी प्रचलन था। मध्य वर्ग में सेट्टी या चिट्टी नामक एक बड़ा समूह था, जिनके हाथों में अधिकांश व्यापार केंद्रीभूत था। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत में बड़ी संख्या में लोग आकर दक्षिण भारत में बस गए, जिन्हें बड़वा कहा गया। मनुष्य के कार्य क्रय विक्रय को वेश वर्ग, इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के जो क्रय विक्रय होता था उसको वेश वर्ग कहा जाता था। मंदिरों में देव पूजा के लिए देवदासियां रखी जाती थी। सामाजिक जीवन में गणिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण था। समाज में पर्दा प्रथा, जो देखिए विजयनगर साम्राज्य के समय समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। विधवा स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष कर से मुक्त थे। जो भी विधवा स्त्री से विवाह करेंगे उन पर कोई भी टैक्स कभी नहीं लगेगा। कृष्ण देव राय जो था शतरंज का काफ़ी प्रेमी था। शतरंज का खेल बहुत ही लोकप्रिय था उस समय।
विजयनगर काल में युवराज के अल्पायु होने पर प्रति शासक की नियुक्ति ही विजयनगर के पतन का एक कारण सिद्ध हुआ। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान बहुत ही लोकप्रिय था। विजयनगर में आयंगर व्यवस्था का ग्रामीण प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान था। 12 सदस्यीय प्रशासकीय अधिकारियों का समूह आयंगर व्यवस्था में करता था। आयंगर वंशानुगत अधिकारी होते थे, ये अपने पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। ग्राम के कतिपय विशिष्ट लोगों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे उबाली कहते हैं। युद्ध भूमि में असीम शौर्य प्रदर्शन करने पर युद्ध में अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसको रक्त कोडगे कहा जाता था। राजस्व निर्धारण दर तो यह 1/6 भाग थी, परंतु कुछ मामला में 1/4 भी था। ब्राह्मण और मंदिरों पर देखिए, ब्राह्मणों पर जो टैक्स था वह 1/20 था और मंदिरों में 1/30 थी विजयनगर साम्राज्य के समय। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता था, जिसमें साम्राज्य के श्रेष्ठ विद्वान होते थे। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। राजा के मौखिक आदेशों को कर्णिकम लिपिबद्ध करता था। कृषि कार्य में लगे कृषक मजदूर को क्या कहा जाता था? कूदी कहा जाता था। अगला पॉइंट देखिए, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मध्यकालीन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट से, ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सेनापति को पलाइगर या नायक कहा जाता था। अमर नायक एक सैन्य अधिकारी को कहा जाता था, जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैन्य टुकड़ियां रहती थी। विजयनगर की प्रशासनिक इकाई देखिए तो घटनाक्रम में सबसे बड़ा प्रांत, फिर मंडल, फिर वल्लायु, फिर वलनाडु था, फिर नाडु, फिर मेलाग्राम, स्थल सीमा या फिर लास्ट में ग्राम था। गंगा देवी ने अपनी मधुर विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया, ठीक है। तो ये पूरा प्राचीन जो है 3 पार्टों में हमने कवर कर लिया। उम्मीद करेंगे आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके फीडबैक में बताइएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, इस जो लोगो देख रहे हैं इस लोगो वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDF आपको मिलते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।